हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लास क्रैफ्ट। आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस समझाने वाली हूँ। मैं सारे पोएटिक डिवाइस वन लाइन में इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगी कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे, आई प्रॉमिस। और आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले दो सबसे ईजी फिगर ऑफ स्पीच से शुरुआत की है। फर्स्ट इज ए सिमिली एंड सेकेंड इज ए मेटाफर। सिमिली का मीनिंग है अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। इसके एग्जांपल में हमने दिया है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। यहाँ पर दो चीज़ को लाइक या एज के वर्ड से कंपेयर करके एक्सप्लेन किया हो, उसे सिमिली कहते हैं। तो अगर तुमको किसी भी लाइन में लाइक या एज दिख जाए, इसका मतलब है उसका फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सेकेंड इज मेटाफर, अ कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। यहाँ पे फॉग को कैट से कंपेयर तो किया है, लेकिन लाइक और एज को यूज नहीं किया है, तो बच्चे यही गलती करते हैं। अगर आपको सेंटेंस में लाइक दिख रहा है, इसका मतलब दैट इज सिमिली। अगर लाइक नहीं है, देन ऑल्सो कंपेरिजन इज गिवन, देन द फिगर ऑफ स्पीच विल बी मेटाफर। ये दो थी हमारी सबसे ईजी। नेक्स्ट थर्ड इज द पर्सोनिफिकेशन। वी गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स। इसके एग्जाम्पल में दिया है नो सन हरी इट्स फीट इन शैडो। यहाँ पे हम सबको पता है जो सन है, इट इज नॉट अ ह्यूमन, उसके फीट नहीं हो सकते, फिर भी इस लाइन में दिया है नो सन हरी इट्स फीट इन शैडो। इसका मतलब है कि यहाँ सन को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। सो द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। यहाँ पर मैंने तीन फिगर ऑफ स्पीच को क्लब किया है, दैट इज एलिट्रेशन, एजोनेंस और एनाफोरा। ये फिगर ऑफ स्पीच में बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। एलिट्रेशन का मतलब है रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। स्टार्टिंग साउंड मतलब जो फर्स्ट लेटर जो होगा ना किसी भी वर्ड का, वो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ये सारे शब्दों में आप देखोगे द एस इज रिपीटिंग, सो द सेम स्टार्टिंग साउंड इज रिपीटेड इज एलिट्रेशन। इसको आपको लर्न कर लेना है। मैंने सारे फिगर ऑफ स्पीच में अंडरलाइंस ऑफ वर्ड किया, आप खाली उसको भी पढ़ जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। सेकंड इज एजोनेंस। एजोनेंस में रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे वॉवेल साउंड ओ रिपीट हो रहा है, तो आपको कैसे अलग करोगे? एलिट्रेशन में सेम स्टार्टिंग साउंड रिपीट हो रहा है एंड एजोनेंस में रिपीट होता है वॉवेल। नाउ सिक्स्थ इज एनाफोरा, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स। Some say the world will end in fire, some say in ice. एनाफोरा में क्या याद रखना है? वर्ड रिपीट हो रहा है। तो चलो हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। हमारी जो तीन फिगर ऑफ स्पीच है उसमें याद रखना है एलिट्रेशन सेम स्टार्टिंग साउंड, एजोनेंस में वॉवेल साउंड्स और एनाफोरा में वर्ड रिपीट होता है, उसको कहते हैं हम एनाफोरा। सम से और सम से यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। द सेवेंथ फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटिशन। रिपीटिशन तो आप सबको पता है, कोई भी वर्ड और फ्रेज एम्फेसिस के लिए अगर रिपीट किया जाता है, दैट इज रिपीटिशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। नाउ वी हैव इंटेरोगेशन, आस्किंग अ क्वेश्चन टू मेक अ पॉइंट नॉट टू गेट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। आप अगर देखते हो किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिया हो ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दैट इज इंटेरोगेशन। नाउ नाइन्थ फिगर ऑफ स्पीच इज एक्सक्लेमेशन, यूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स टू शो सडन फीलिंग और इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। सिंपल अपने को याद रखना है, किसी भी लाइन में अगर एक्सक्लेमेशन आता है, उसका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा एक्सक्लेमेशन। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। If question mark is given, then it will be interrogation. If exclamatory mark is given, it will be exclamation. Now बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई लोग गलतियाँ करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट फिगर स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। When an adjective is shifted from a person to a thing. For example, on silent haunches and then moves on. यहाँ पे जो silent है, it is an adjective. Silent haunches and then moves on एक सेंटेंस में लिख तो दिया है, पर यहाँ पर वो किसी पर्सन के बारे में नहीं दिया है, सिर्फ नॉर्मली एक सेंटेंस में यूज कर लिया गया है। It means it is not used for a person, so it is considered as transferred epithet. अच्छा, अभी तक आपको सब कुछ अगर समझ में आ रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो के एंड तक पूरा देखना। जो नेक्स्ट दो फिगर ऑफ स्पीच है उसको क्लब करके मैंने इसलिए बताया, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से पढ़ना। एंटीथीसिस एंड ऑक्सीमोरोन। एंटीथीसिस का मीनिंग है अपोजिट आइडियाज आर यूज्ड इन वन सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स व्हिच टुमारो विल बी साइलेंट। यहाँ पर विस्पर और साइलेंट आपस में अपोजिट आइडियाज हैं, लेकिन वो नियर बाय यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सेंटेंस में यूज किए गए। अपोजिट आइडियाज इन वन सेंटेंस इज एंटीथीसिस। द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरोन, टू अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पर क्वाइट और रेज अपोजिट वर्ड्स है, लेकिन वो साथ में प्लेस किए गए हैं।
तो एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरॉन क्या कंफ्यूजन होता है? अपोजिट वर्ड्स तो हैं, अपोजिट आइडियाज तो हैं, लेकिन अगर दे आर प्लेस्ड टुगेदर it will be oxymoron, but if they are used in one sentence not placed together it will be antithesis. उसके बाद हमारे आते हैं सिमिलर, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं. द नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफी, स्पीकिंग डायरेक्टली टू एन एब्सेंट पर्सन, आइडिया और थिंग. फॉर एग्जाम्पल, ओ फॉरेस्ट वेयर विल यू गो. यहाँ पे देखो फॉरेस्ट एक इंसान नहीं है कि हम उससे बात कर सकते हैं, फॉरेस्ट इज अ थिंग, लेकिन फिर भी हम उसको एक ह्यूमन के रूप में एड्रेस करते हैं, लाइक वी आर टॉकिंग ओ फॉरेस्ट वेयर विल यू गो, तो इट इज एपोस्ट्रॉफी. सो द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एनास्ट्रॉफी, चेंजिंग द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस. एग्जाम्पल, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ दिस सेंटेंस इज वायट वेलवेट पैड्स, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दिया है. तो इसमें सिंपल हमको क्या याद रखना है, किसी भी सेंटेंस का ऑर्डर चेंज होता है, इट इज एनास्ट्रॉफी. नाउ 15th फिगर ऑफ स्पीच इज इंटरनल राइम. राइम तो आप सबको पता है, कोई भी वर्ड कोई भी लेटर राइम कर रहा है अगर सेम लाइन में, राइम का मतलब कि एक जैसा साउंड करने वाले शब्द यूज किए जाएं, दैट इज राइमिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें ओ जो लेटर है वो राइम हो रहा है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसमें गलतियां करते हैं तो आपको इसमें बहुत ध्यान देना है. यूफेमिज्म, अ सॉफ्ट वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ हार्श और रूड वर्ड. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. यहाँ पर देखो लर्निंग का मीनिंग क्या है. लर्निंग का मीनिंग ये नहीं है कि उसको लर्न करना है, लिटरल मीनिंग नहीं है. लर्निंग मीन्स पेन, लॉस और ग्रोइंग अप. ये हमारी लाइन है फ्रॉम द बॉल पोयम. सो वर्ड सॉफ्ट यूज किया है, वर्ड यूज किया है लर्निंग, लेकिन उसका हिडन मीनिंग क्या है, पेन, लॉस और ग्रोइंग अप. तो अ सॉफ्ट वर्ड इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड, ये हमको याद रखना है. 17th इज टॉटोलॉजी, रिपीटिंग द सेम आइडिया यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्व्स. इसका मीनिंग क्या है कि दो वर्ड तो हमने यूज़ किए हैं, उनका मीनिंग एक ही होता है, उनका जो डीप हिडन मीनिंग एक ही होता है, लेकिन फिर भी हमने दो अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, रूट्स एंड डिसएंगेज, ये दोनों का मीनिंग क्या है कि कोई चीज़ फंसी हुई है. दे बोथ मीन बीइंग स्टक, लेकिन ये दोनों वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज़ किए गए. Now 18th figure of speech is epigram, a short witty sentence with a deep meaning. Ice is also great and would suffice. ये witty sentence है. फर्स्ट रीडिंग में तो लगता है कि अरे कितना सिंपल सेंटेंस है, कोई हिडन मीनिंग है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आइस का मीनिंग लिटरल आइस नहीं है, आइस का मीनिंग है डिस्ट्रक्शन. नाउ द नेक्स्ट इज आयरनी. ओके, आयरनी और पैराडॉक्स को भी हम साथ में देखेंगे क्योंकि उसमें भी कंफ्यूजन होता है. आयरनी में क्या है, व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड है, opposite of what is expected. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. इसमें हम बात कर रहे हैं एक टाइगर के बारे में. हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तो भाई जंगल में रहता है, he roams freely, बट यहाँ पर लाइन में दिया है he lives in a cage but walks in a small cage. तो यहाँ पर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि he'll roam freely, उसका अपोजिट दिया हुआ है. सो इट इज़ आयरनी. उसी के साथ कंफ्यूज होने वाला फिगर ऑफ स्पीच है हमारा पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का मीनिंग ये है कि अ स्टेटमेंट दैट सीम्स रॉन्ग इज एक्चुअली ट्रू. एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग टू डू, इट इज़ फ्रॉम द पोएम अमांडा. यहाँ पर अमांडा बोल तो रही है नथिंग टू डू, लेकिन अमांडा इमेजिन क्या कर रही है, अमांडा इज इमेजिनिंग फ्रीडम, yet she says she has nothing to do. So she is imagining something else and she is saying something else. It means paradox. The next figure of speech is metonymy, naming something by a closely related thing. Example, behind bars. हम जनरली ऐसा यूज़ करते हैं बिहाइंड बार्स. बिहाइंड बार्स का मतलब लिटरल बार्स नहीं है, बिहाइंड बार्स मतलब कैप्टिविटी. नाउ 22nd फिगर ऑफ स्पीच इज फिनेक्टिकी. अ पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल, हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड. यहाँ पर पोएट के स्टेट ऑफ माइंड, उसकी पूरी विचारधारा चेंज हुई, लेकिन उसने क्या बोला, हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ. पोएट ने अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हार्ट वर्ड यूज़ कर लिया. सो पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल. 23rd इज क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स का मीनिंग क्या होता है कि एक स्टोरी है वो बिल्टअप होती है और लास्ट में क्लाइमैक्स आता है. दैट इज़ फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग. एग्जाम्पल, क्लैश इज स्टिल लाइक आयरन्स इन अ डंजन विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग जैंगर. तो था हमारा क्लाइमैक्स. अब आता है एंटी क्लाइमैक्स. एंटी क्लाइमैक्स का मीनिंग है ड्रॉप फ्रॉम सीरियस टू फनी और वीक. एंटी क्लाइमैक्स मतलब कोई एक चीज़ बहुत एक्साइटिंग है, जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इट कन्वर्ट्स इनटू वीक पॉइंट ग्रेजुअली. It is anticlimax. For example, Custard cried for a nice safe cage. This is from the poem The Tale of Custard the Dragon. हमको पता है कि कस्टर्ड एक ड्रैगन था, तो ब्रेव ड्रैगन सडनली बिकम्स कावर्डली. यहाँ पर जो ब्रेव था वो अचानक से डॉग बन जाता है. सो इट इज़ अ ड्रॉप फ्रॉम सीरियस टू वीक. सो इट इज़ एंटी क्लाइमैक्स.
नाउ नेक्स्ट वी हैव इज हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब है एग्जैजरेट करना, एक्सट्रीम एग्जैजरेशन फॉर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई चीज़ रात को पूरी खाली थी एंड इट विल बी फुल ऑफ ट्रीज, बट वी आर एग्जैजरेटिंग फॉर द इफेक्ट, दैट इज हाइपरबोले। नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज फन। ये हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी फिगर ऑफ स्पीच है। वर्ड यूज विथ टू मीनिंग्स फॉर ह्यूमर। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अब इसमें एक वर्ड के दो मीनिंग बताएं। ये लाइन पढ़ के आपको क्या लगता है कि आइस मतलब लिटरल आइस है वो ग्रेट है? नहीं, आइस का मीनिंग सिर्फ आइस नहीं है, आइस के दो मीनिंग है। एक तो हमारा नॉर्मल आइस हो गया, एक है आइस रिप्रेजेंट्स द हेटरेड, coldness, indifference and lack of love in human relationships. So this figure of speech is fun. Now the next is onomatopoeia. Words that imitate sounds. Onomatopoeia में simple याद रखना है, sound कहीं पे भी आता है, that is onomatopoeia. For example, with a clatter and a clank and a jangling swarm. इसमें clatter, clank और jangling swarm sounds है, so it will be onomatopoeia. हमारी next figure of speech है litotes. लिटोट्स का मीनिंग क्या है? सेइंग समथिंग पॉजिटिव बाय यूजिंग अ नेगेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब यहाँ पर अमांडा की जो मदर है वो अपने बच्चे को तो अच्छी चीज़ सिखा रही है कि उसको चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, देन ऑल्सो शी इज़ यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ईट दैट चॉकलेट, नेगेटिव फॉर्म में भी वो कर पॉजिटिव बात रही है, दैट इज़ द लिटोट्स। Now next is a very important enjambment. When a sentence jumps the line instead of taking a break. Enjambment में क्या याद रखना है? कहीं पे भी कॉमा, हाइफन, सेमीकोलन ऐसा कुछ भी नहीं है और लाइंस कंटिन्यू हो रही हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, नथिंग इज देयर, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, उसको हम कहते हैं एंजापमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। इस लाइन में कोई भी बीच में पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सो इट इज़ एंजापमेंट। नाउ नेक्स्ट इज इमेजरी। वर्ड्स दैट मेक यू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और फील। इमेजरी मतलब एक लाइन हम पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में एक विजुअल इमेज बन जाती है, दैट इज इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। यहाँ पे क्रो, स्नो और ट्री जैसे हम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, सो द फिगर ऑफ स्पीच विल बी इमेजरी। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिम्बॉलिज्म। वन थिंग रिप्रेजेंट्स अनदर आइडिया। एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ का सिम्बॉल है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ये लाइन है फ्रॉम द बॉल पोएम। अब यहाँ पर हम इसको रीड करें तो व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। बॉय ना तो खाली बॉल ही कोई है, लेकिन यहाँ पर बॉल का मतलब बॉल नहीं है। बॉल इज सिम्बोलाइजिंग चाइल्डहुड और इनोसेंस, मतलब वो बच्चे का अब चाइल्डहुड और इनोसेंस जा चुका है, तो बॉल इज़ अ सिम्बल फॉर चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। सो दिस वॉज सिम्बोलिज्म। तो बच्चों देखो, आपको मैंने जो समझाया है तो पूरा अच्छे से याद रखना है। मैंने हर चीज़ अंडरलाइन और हाईलाइट की है। आप सिर्फ अंडरलाइन और हाईलाइट पोर्शंस भी देख जाओगे ना तो आपको पूरा फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो चलो, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिगर ऑफ स्पीच सही में बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ना तो कमेंट्स में क्रैक्ड लिख देना, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू क्लास क्रैक। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्लास 10 इंग्लिश का कोई टॉपिक ऐसे ही क्रैक करेंगे। एंड सब्सक्राइब टू क्लास क्रैक, क्योंकि क्लास 10 में स्मार्ट पढ़ना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।